दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अखिल भारतीय राजीव गांधी विचार विकास मंच के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ है महाराष्ट्र जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और संस्थापक अध्यक्ष श्री श्रीधर जी गडलिंग साहब, जो अमरावती जिले में कार्यरत है और बहुत ही यानी गरीबी से निकलकर और उस स्तर से निकल आज वो इस लेवल पर पहुंचे हैं कि अपनी संगठन के द्वारा वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़े कर सकने की पोजीशन में आ गए। तो इनकी ये जो राजकीय यात्रा है, इस राजकीय यात्रा के बारे में हम उससे जानना चाहते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये पता चलना चाहिए श्रीधर जी गडलिंग का व्यक्तिमत्व कैसा है। तो श्रीधर जी, आपका स्वागत है हमारे राजीव गांधी सोशल मीडिया चैनल पर। आपका भी स्वागत। आपने मेरा इंटरव्यू लेने की कोशिश किया, इसलिए आपका मीडिया की जो चैनल है उसके लिए शुभेच्छा मेरे तरफ से और मेरे संगठन और पक्ष की तरफ से। धन्यवाद आपका। श्रीधर जी, आपका जो राजकीय जीवन है या सोशल पॉलिटिकल मिक्स जर्नी है, मतलब आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, राजकीय कार्यकर्ता भी रहे और दोनों को ही मिक्स करके आपने बिल्कुल एक सामंजस्य के रूप में जो पुल होता है वो समतल के रूप से वो पुल आगे बढ़ता गया और उस पर आप चलते गए और आपके कार्यकर्ता भी चलते गए। तो इस जो पुल है या पुल पार करने की जो आपकी परिस्थिति है या आपकी क्षमता है या फिर आपकी जो जर्नी है, जो राजकीय यात्रा है, जो सामाजिक यात्रा है, वो कहाँ से शुरू हुई, वो कृपया करके हमारे दर्शकों को आप बताइए। मुझे तो वैसा बचपन से जैसा मतलब 15 साल से शौक है और सामाजिक लेवल पे काम करने का भी मेरा पहले से मन था, लेकिन परिस्थिति थोड़ी गंभीर थी। तो कॉलेज के जीवन में ऐसा है कि साथ में लड़के लेके चलना, मतलब लीडिंग करने का पहले से शौक है। जी। और स्वाभिमान मैं बेच नहीं सकता। जी हाँ। हर जगह काम करने के बाद में जब छोटा आदमी की जो परिस्थिति रहती है उसको तोल करते लोग, लेकिन उस संघर्ष से भी मैंने बचपन से मैं कैसे ध्येय रखता हूँ कि मुझे आगे जाना है, दुनिया क्या करती है उससे मुझे कुछ लेन देना। अच्छा। तो मैं जिस टाइम में 10वीं क्लास में था, 10वीं से मुझे थोड़ा मतलब लीडिंग करने का 15 साल का ही था, 16 साल का था। तो कवाड़े सर का उस टाइम में बहुत नाम था। अच्छा, जोगेंद्र कवाड़े जी। और उनका काम भी अच्छा है, मैं उनका ऋणी भी हूँ। और सर के सिवा मुझे नेता अच्छा नहीं लगता था उस टाइम में। हमारे चंदौली तालुके में बहुत से उनका मोमेंट भी अच्छा था और फिर मैं बचपन से उनका फैन था, तो उन लोगों के साथ में जुड़ के रहता था। कोई पद नहीं था मेरे तरफ में, लेकिन जोगेंद्र कवाड़े सर जी का मैं मतलब फैन था। तो वैसे तो आम्बेडकरी चळवळ के जितने भी लोग हैं, गौई साहब का भी मैं बहुत आदर करता था। आम्बेडकर साहब तो बाद में आए। आठवले साहब का भी जीवन जो है वो बहुत मतलब शून्य से था। उनकी प्रेरणा है मेरे दिल में, उन लोगों की जिन लोगों ने मेहनत किया और आज इतने बड़े बन गए। मेहनत के सिवा आगे बढ़ता नहीं और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। तो श्रीधर जी, आपने जोगेंद्र कवाड़े साहब का नाम लिया है और उनकी पार्टी थी पीरिपा, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। उन्होंने एक बड़ा मार्च निकाला था जो मेरे ख्याल से देश में सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च के रूप में उसकी ख्याति है। विश्व में 3 नंबर का लॉन्ग मार्च था उनके। तो वो लॉन्ग मार्च जो निकालो किस विषय में था, वो दरअसल आज की यंग पीढ़ी को पता ही नहीं है वो लॉन्ग मार्च क्या है, वो बताइए आप। नहीं, उस टाइम में क्या हो गया था कि नामांतर जो है अपना अम्बेडकर कॉलेज मराठवाड़ा विद्यापीठ वाला, तो उस टाइम में सर प्राध्यापक थे और उस टाइम में उन्होंने वो जनन पकड़ लिए और उनकी सेना भी थी, दलित मुक्ति सेना। जी हाँ। तो दलित मुक्ति सेना के माध्यम से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। शासन का उन पर रासुका भी लगा, बहुत से केसेस लगे, बहुत बार सर अंदर भी रहे, लेकिन उस टाइम उनके फैन थे। और औरंगाबाद के लिए जब लोग निकले, मैं छोटा था उस टाइम में, 15-16 साल का था। अच्छा। तो मेरे पिताजी वगैरह गए थे उसमें, मेरे गांव के लोग गए। तो मैं सर का नाम सुन के बहुत फैन हो गया था और सर को बहुत मतलब बनती रहती थी। मतलब कवाड़े साहब बहुत डेयरिंग बात जिसे कहते हैं, जो लीडरशिप के रूप में उस समय में युवाओं का आकर्षण था।
अभी तो युवा थे, किशोर वयीन थे, हाँ। तो उस समय में जो कवाड़ साहब ने जो कारनामा किया है, जो अभी आपने कहा भी कि विश्व में तीसरे नंबर का लॉन्ग मार्च है, लेकिन आज की परिस्थिति में कवाड़ साहब का वो वलय दिख नहीं रहा, उसका कारण क्या है? नहीं, अभी कैसा हो गया है कि उस टाइम में जो भावनिक लोग थे, यानी काम भी उनका अच्छा था, परंतु कैसा है कि जो पीछे के 2 नंबर के जो लीडर है वो बोगस निकले। अच्छा। हाँ? और थोड़े थोड़े बात के लिए व्यक्ति भी गए, सर के साथ में बेईमानी भी हुई। अच्छा। और मैं भी पक्ष में अमरावती में भी मैंने काम किया है। यहाँ पे समझो 11 वार्ड में मैंने कार्यकारिणी ओपनिंग किया था। अच्छा। 200-300 लोग रहते थे मेरे वार्ड में। पहले मैंने बोर्ड का उद्घाटन किया, वहाँ की शाखा बनाई, सर से बात किया डायरेक्ट। अमरावती में आया तो कैसा हो गया कि मैंने एक आदमी के साथ में मैंने अपक्ष में जिला परिषद की नगर पालिका की सीट थी, रामेश्वर गजबिया करके, उनके साथ में रहने के बाद में मुझे यह मालूम गिरा कि भाई अपने को तो लोग जो अपना पहले वजूद था वो साला अमरावती शहर में नहीं है। जी जी। तो इसलिए मैंने फिर कवाड़े सर को फोन किया, दोबारा जिंदा बन गया मैं उनके लिए। अच्छा। और पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का मैं संगठन सचिव था जिले में। हाँ। तो पहले शहर संगठन सचिव रहा, फिर जिला संगठक बना। और हमारे यहाँ से मैं खुद जाके सर से बात भी किया था। हम लोग जाके मंगेश मनोहरी को जिला अध्यक्ष भी बनाया था। यहाँ के स्थानिक लीडर जो है जरंदा जी गोले वगैरह, इनका विरोध था उसको। वो नगर शोक थे रहनी, तो नगर शोक रहने के बाद भाई जिला अध्यक्ष बनाओ। तो लोकसभा के लिए भी फॉर्म भी लाया था मैंने, सुनील। अच्छा। पीरीपा से आपको अमरावती लोकसभा के लिए भी फॉर्म भी मिला था? हाँ, लाया मैंने। मैंने योग अध्यक्ष बनाया था एक शहर का। अच्छा। सुनील उगले करके था, उगले के लिए। अच्छा। उनको लोकसभा का कैंडिडेट भी बनाया भाई, एबी फॉर्म भी लाया सर ने। अच्छा। मेरे दिल से दिया इसके लिए। आप कवाड़े साहब के बहुत ही नजदीक कार्यकर्ता के रूप में माने जाते हैं। मेरे फोन पर दिया मैंने, श्री कृष्ण संडे को भेजा। अच्छा। और मैंने वो सर से बात किया कि वो सब हो जाएगा, आप ये भी फॉर्म दो। अच्छा। परंतु चरणदास का नाम लिखे उन्होंने, लेकिन दिए पुष्प के पास में जो मैंने लड़के अभी विदर्भ में जो चरणदास जी इंगोले संभालते हैं पीरीपा का कार्य, उनके भाई भी है बाला साहब इंगोले, शहर जिला संभालते हैं। बहरहाल, आपको पीरीपा के बाद आपकी राजकीय यात्रा किस पक्ष से शुरू हुई वो बताइए। पीरीपा का लोकसभा का चुनाव होने के बाद में भाई स्थानिक लेवल पर पक्ष की हानि ना हो, मुझे कवाड़े सर से कोई नाराजी नहीं। और मुझे कोई किसी पर नाराजी, ना चरणदास पे है, ना बुद्धदास पे है, ना कोई पीरीपा के लीडर पर है। लेकिन मेरा ही दिल ऐसा लगा कि भाई अपन यहाँ पे कुछ बन नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि मोकला काम करने को नहीं देती। सर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मैंने भाई मेरी संगठन निकाला जब। अच्छा, आपके खुद के? मैंने महाराष्ट्र जनशक्ति संगठन निकाला। महाराष्ट्र जनशक्ति संगठन। उस संगठन के माध्यम से मैंने हर लोगों को जोड़ा। अच्छा। हर व्यक्ति को जोड़ा। बहुत से आंदोलन भी किया। तो पहला आंदोलन मेरा जो था महाराष्ट्र जनशक्ति संगठन उप शिक्षण अधिकारी निरंजन दांडे के विरोध में हुआ। अच्छा। मुझे लोगों का बर्डन भी आया था, उस टाइम मैं थोड़ा शून्य था। तो अमरावती लोगों को मन मेरा जो है काफी मजबूत है। मैं हारने वाले में से नहीं। अच्छा। और मुझे कोई टोल करे ये करे, मैं ये बात को कुछ भी मानता नहीं, क्योंकि मेरे देह पर चलने वाला हूँ। जी। तो वहां से मेरी शुरुआत फिर खास हुई। अच्छा। अमरावती शहर के जो हमारे आरपीआई के लोग हैं, जैसा वाटोली साहब के, गवई साहब के यहाँ से तो मुझे जिला अध्यक्ष बनाने की भी ऑफर आई थी। प्रमोद भाऊ ने बताया, उन्होंने मेरी तारीफ भी किया। मतलब मैडम जो है हमारी माँ कमलताई जी, तो उन्होंने उनके पास में बोला, मम्मी के पास में, उनके जो प्रमोद भाऊ की मम्मी को मम्मी बोलता मैं, कामड़े के। तो उन लोगों ने बोले भाई वो आदमी बहुत सीधा है, ईमानदार भी है, लेकिन वो जो करता है वो तुमको पसंद नहीं। बिल्कुल। तुम्हारा फोन जाएगा कि ऐसा मत करो ऐसा करो, वो सुनने वाला आदमी। तो इसलिए फिर मेरे को जिला अध्यक्ष बनाए नहीं। अच्छा। अब वहां से तो सुनना ही पड़ता कोई अधिकारी के खिलाफ में। तो आप आरपीआई के जिलाध्यक्ष बनते रह गए। और उसके बाद में आपने महाराष्ट्र जनशक्ति पार्टी की आपने खुद की स्थापना किया। और वो पूरे महाराष्ट्र में उसके ब्रांचेस भी है, बाकायदा जिलाध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है। ये हमने भी पेपर में पढ़े हैं, लोगों से सुना भी है। लेकिन अभी जो 2024 जो लोकसभा चुनाव जो आया था, उसमें कांग्रेस की ओर से एक दलित और बुद्धिस्ट व्यक्ति जो चुनकर आए हैं, उसके बाद में आपने अचानक एक नई पार्टी ज्वाइन किया,
जिसका जिलाध्यक्ष पद आपके पास में है, ये ऐसा क्यों? मुझे वो समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो पार्टी है वो पार्टी का नाम भी हमने सुना नहीं था, लेकिन क्या है उसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जय हिंद जय भारत राष्ट्रीय पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सिंह वो सातारा के हैं। हाँ हाँ इसका यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हाँ राजेंद्र जी निमकर है। अच्छा डॉक्टर राजेंद्र निमकर। उन लोगों का मुझे कॉल आया था, मीटिंग अटेंड किया अभी। और मुझे शौक है कि नए को फोकस करना। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे मालूम है कि मेहनत करने से अपने काम पर है जो भी है। महाराष्ट्र संसद संगठन डाला उस टाइम में मेरे साथ में लोग नहीं थे, और मेरी न्यूज भी बना के दिया था एडवोकेट सुधीर ताड़ी ने। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा राजीनामा भी मैंने दिया ना पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी अच्छा का। अच्छा अच्छा। मैंने सर का राजीनामा नहीं दिया। मैंने यहाँ की जो सिचुएशन है, अच्छा अच्छा। तो मेरे को ऑक्सीजन भी नहीं बोलना, भाई सब दरवाजे तुम्हारे लिए बंद और भाई हमारे बन के रहो। अच्छा, तो अच्छा, मैं तो फास्ट आदमी हूँ, हाँ और मुझे लोगों की जनसेवा करने का ये है। हाँ हाँ। मुझे डायरेक्ट फोन लगाना, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। आज तक कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि मैंने भाई किसी के पैसे लिया और उसका काम नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। आज तक मैं राशन कार्ड बनाने वाला बनना नहीं सकता। बिल्कुल मेरे को वेंडर की ये कागज लिखो, ये मेरा शौक नहीं। नहीं, देखिए समाज सेवा मतलब राशन कार्ड बनाना नहीं है, या फिर वेंडरी करना नहीं है, या फिर छोटे मोटे काम करके सामाजिक लोगों से उनसे 100-200 रुपए कमाना, ऐसा तो विचार लाना ही पाप है मेरे ख्याल से। सामाजिक कार्य थोड़ा चेंज होता है, आपको समाज को चेंज करने के लिए आपको समाज सेवा में आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आपने जो जय हिंद जय भारत पार्टी का जो नाम लिया, और जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत जी शिंदे सातारा के, और डॉक्टर राजेंद्र निमकर जो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, उन्होंने आप पर जो विश्वास दिखाया है, अमरावती जिले का प्रभार भी आपको दिया है, जिला अध्यक्ष भी आप ही है, तो क्या आप और आपकी पार्टी अमरावती की जो 14 तहसील है और 8 विधानसभा से क्षेत्र है, तो 8 विधानसभा क्षेत्र में आप कैंडिडेट खड़े करेंगे आपकी ओर से? कोशिश जारी है सभी जगह, और मुझे अभी तक चांदू रेलवे के लिए कैंडिडेट मतलब लगभग तय होगा। अच्छा, चांदू रेलवे 3 लोगों का नाम है मेरे पास में। हाँ। और वैसे तो मेरे जो महाराष्ट्र जनशक्ति संगठन के उपाध्यक्ष है दीपक जी आकोड़े, वैसे वो कवाड़े सर के साथ में अभी जुड़े हुए दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन उनके भी टिकट मांग रहे हो। लेकिन मेरे को उनके साथ में एक व्यक्ति था और वो भी थे, तो उन्होंने मुझे मांगा है, तो मैं शायद दे दूंगा उनको टिकट। अच्छा। दूसरी बात, वरिष्ठ का मुझे कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने बोला आपको जो पसंद है वो कैंडिडेट डाल सकते। अब उम्मीदवार तो देना है, पर अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे ही नहीं, कि 50,000 रुपए तुम खर्चा कर नहीं सकते, तो पार्टी के पैसे मांगते हो, ऐसे लोगों को तो मैं टिकट नहीं दूंगा। नहीं, पार्टी के पास फंड होगा तो मिलेगा। पार्टी फंड अगर फंड नहीं रहा तो कैसे, कहाँ से पैसा देंगे? और जनरली उम्मीदवार ये सोचता है कि पार्टी को फंड मिलना चाहिए, इस लालच में भी आते हैं उम्मीदवार टिकट मांगने के लिए, ऐसा देखा गया है। नहीं, आपने एक सवाल पूछा मुझे कि लोकसभा के बाद में आपने ये किया। हाँ। लोकसभा के पहले ही मुझे ऑफर था। अच्छा। लेकिन बलवंती वानखड़े अच्छे कैंडिडेट थे, हमने कांग्रेस का उम्मीदवार करके उनको वोटिंग नहीं दिया। वो आदमी अच्छा है, इसलिए खामोश रहे उस टाइम के भाई हमारे वजह कोई कैंडिडेट को प्रॉब्लम ना हो जाए। जी जी जी। मेरा फर्ज था वो। हाँ। मैं उतना तो बड़ा आदमी नहीं हूँ। हाँ। लेकिन फुल नहीं फुल की पकड़ी तो मैं मदद कर सकता हूँ, मुझे आइडिया थी। और मैंने बहुत सा मतलब मेरे इधर से मैंने 7-8 हजार रुपए खर्चा भी किया भाई। हाँ। तो वो आगे मेरे को सबसे ज्यादा आनंद हुआ। उनके लिए मेरे को काम, मुझे कोई चाहिए उनसे कुछ भी नहीं। हाँ। सिर्फ वो आए। हाँ। ये खुशी। नहीं, कैसा वो उस समय में परिस्थिति पे इतनी डावाडोल थी भारत देश की, जो बीजेपी या आरएसएस 400 पार का नारा लगा रही थी, 370 पार बीजेपी, 400 पार बीजेपी गठबंधन, और उस समय में एक दूसरा नारा भी था संविधान बचाओ, संविधान बदलना थे। जो अपोजिशन वाले कांग्रेस वालों ने जो नारा लगाया संविधान बचाओ, संविधान बचाओ का नारा देकर, तो उस समय में परिस्थिति बनी हुई थी, क्योंकि बीजेपी जिस प्रकार से बीजेपी मंत्रिमंडल और मोदी और अमित शाह का गठबंधन जो है, वो दोनों ही लोग संविधान को तार तार करने की कोशिश में ऐसे अनाप शनाप बिल भी पास कर रहे थे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। अभी वर्गीकरण भी आया है, लगभग उसी का परिणाम है। संविधान खतरे में आज भी है, क्योंकि संविधान का जो मूल जो तत्व है वो है आरक्षण, वो आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया गया।
तो उस समय में आपने जो भूमिका रखी है बलराम वानखड़े को चुनकर लाने के लिए, वो तो योग्य ही है और हर किसी ने आपकी सराहना भी किया। मैं भी आपका इस मामले में फैन हो गया, क्योंकि आप विरोधी पार्टी में होने के बावजूद आपने कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए काम किया, क्योंकि उम्मीदवार समाज का भी था, लेकिन उस समय में देश को बचाने की परिस्थिथी। ये तो आपके आपके बड़प्पन भी है। समाज से ज्यादा पहली बात तो कैसे है, कैंडिडेट अच्छा था जी। हालांकि मेरा क्रॉसिंग रहा है उनके साथ हाँ में, हाँ। और जिला परिषद में सभापति थे, हम्म, और मैं उनके यहाँ पे एक पीए था, मैंने पीए को हटाने की बात किया। अच्छा। उन्होंने अब भाई जिला अध्यक्ष थे हमारे अध्यक्ष साहब बबलू भाऊ देशमुख, हम्म, और मैं तो श्रीधर गडलिंग हूँ, मैं जहाँ हाथ डाल देता हूँ फिर वो हाँ, कोई भी रहे जी जी। उसको तो पानी पिला देता मैं। जी हाँ। हाँ? इन्होंने रखने की कोशिश की, मैंने हटा दिया उसको, मतलब मैंने सीओ से बात किया। अच्छा। कैसा एक पैसा कायदा है, पैसा कायदा के अंदर जैसा है जो ट्राइबल एरिया में लोग काम करते हैं उसको प्रतिनिधि नहीं दे सकते। अच्छा। अब ये तो मुझे पीएचडी है इधर नियम में। हाँ हाँ। अब इन्होंने बोले कि भाई हम जिले के सभापति, उन्होंने मेरे को शिव साहब ने बताया था, कुलकर्णी साहब ने, तो अब उन्होंने भी बोले भाई वो महाराष्ट्र का अध्यक्ष है। और पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरी संगठन पिंपरी चिंचवड़ में मेरा मुख्य कार्यालय है। अच्छा अच्छा। धर्मेश चौक पर, हाँ हाँ। साई पैलेस होटल के दूसरे मतले पर अच्छा। मेरा मुख्य कार्यालय है महाराष्ट्र जनशक्ति पक्ष का हाँ। पिंपरी चिंचवड़ में। हाँ हाँ। और अच्छा। मेरे पार्टी के भी लोगों को वहां से ही नाम गया उनके पास में। अच्छा अच्छा। और ईमानदारी से अगर तुम किसी का काम करते, ईमानदारी किसी के साथ में रखते, तो लोगों के तुम्हारे पर टीका करने से कोई होता नहीं। समाज में ये बातें चलती रहती, और जितने लोग अपने को गलत बोलेंगे समझना आप सही कर रहे। मैं बाबा साहब के विचार पर चलने वाला, कैसा है, जितने लोग गलत बोलेंगे। अब मैं तो सुनने में था अमरावती शहर में बहुत ही, मतलब मेरे पास रहने को घर भी नहीं था जब मैंने संगठन डाला। मेरे पास में 2 ड्रेस थे जब संगठन डाला, इससे ज्यादा ड्रेस नहीं। मूवमेंट में 40 साल 30 साल की जो मूवमेंट्स आपने चलाई है, और हम तो समझ ही सकते हैं कि मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, क्योंकि अम्बेडकरी मूवमेंट चलाने के लिए व्यक्ति को, कार्यकर्ता को घर से बगैर कपड़ों को, यानी 2 जोड़ी कपड़ों में ही निकलना पड़ेगा, ऐसा 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 लिखित में ऐसा समझ के चलता हूँ। और पत्रकार जी आपको मैं एक बात बता दूं कि मुझे पत्नी अच्छी है। हाँ। मेरे पत्नी का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी जिंदगी लाने। यानी हर सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, और आपके पीठ के पीछे, आपकी सफलता के पीछे आपकी मेरे पत्नी का, भाभी जी का हाथ है। और मेरी पत्नी इतनी अच्छी है कि मुझे कभी तकलीफ ही नहीं दिया। जी। मुझे कभी बाहर से आया पूछा नहीं कि ये नहीं होने। मैं जब मेरा थोड़ा थोड़ा बनते हुए गया। हाँ हाँ। नहीं, आपको पत्नी अच्छी मिली, आप बधाई के पात्र है, और मैं चाहता हूँ कि हर किसी को ऐसी सुसंस्कारित पत्नी मिले। बहरहाल मैं एक दूसरे विषय पर आता हूँ। आपकी जो पार्टी है, पार्टी का मैंने आपका लोगो भी देखा है और लेटर पैड भी देखा है। वो लेटर पैड के हिसाब से पार्टी की जो विचारधारा है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा जिसे कहते हैं, जो विचारधारा कांग्रेस की है, या फिर उस समय के गांधीवादी संगठन जो है उनकी विचारधारा है, या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है, वो तीनों के समकक्ष ऐसे मुझे विचारधारा लोगों देखकर ही पता चलता है। तो आपके पार्टी के जो जय हिंद जय भारत जो भी नई पार्टी जिसके आप जिलाध्यक्ष, उस पार्टी की विचारधारा क्या है वो बताइए। उनका कहने का पहली बात तो है कि संविधान को बचाना है, ये तो उनका भी उद्देश्य है। और जो आजकल जो पार्टी काम कर रही है बीजेपी, वो उनको पसंद नहीं है, ऐसा मतलब, और ना कांग्रेस भी पसंद है। जब खुद का पक्ष है तो कांग्रेस के लोग भी यहाँ पे, महाराष्ट्र की स्थिति बताता हूँ मैं, यूपी बिहार की बात अलग है, हमारे महाराष्ट्र में जातिवादी राजकारण बहुत है। पहली बात, हम जिसके साथ में काम करते हैं वो भी हमको निचला समझते हैं। अच्छा अच्छा। अभी जैसा मैं सबसे ज्यादा तो पटेल देशमुख लॉबी में बैठते, मेरे दोस्त लोग हैं, मेरे साथ में भी है लोग, और मेरी विचारधारा को भी समझते हो। लेकिन मेरी पार्टी की विचारधारा का ऐसा है कि यहाँ के दबे कुचले लोग जो है, जो वंचित से वंचित होगा उसको भी बराबरी में साथ में लेके उनको मान सम्मान देके उनके लिए काम करो। बड़ा अन्याय होता है। साहब ने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया है कि जब कोश्यारी के राज्यपाल थे, कोश्यारी जी के विरोध में उन्होंने आंदोलन किया उनको हटाने के लिए। अच्छा अच्छा। और 6 दिन आंदोलन किया, परंतु मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं था जी हाँ, वो तो राष्ट्रपति के हाथ में। परंतु उनको बात के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष भी किया।
दूसरी बात तो है कि वो भी मतलब घरदार बेच के पार्टी चला रहे हैं, इतना बताता हूँ। अच्छा घरदार बेच के, बम्बई का घर भी बेचा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ यानी जुनूनी व्यक्तिमत्व है आपके हाँ अध्यक्ष का। हाँ हाँ, और शादी भी नहीं किया अच्छा। और खुद की प्रॉपर्टी सब बेच डाले उन्होंने। अरे वाह। हाँ, पार्टी के लिए। हम्म, उधर अच्छे काम है उनके ना, अच्छा। सातारा, सांगली, हम्म, अभी समाजी नगर में भी अच्छे कार्यकर्ता जुड़े, मैं वहां भी गया था, हम्म, भीड़ में भी गए। तो तरुण है हाँ हाँ। और जोशीला काम है। मतलब सोशल और पॉलिटिकल क्षेत्र में वो डिवोटेड जो व्यक्तिमत्व होना चाहिए वो आपके अध्यक्ष के रूप में है उनके पास, हेमंत जी शिंदे के पास। हाँ, हाँ। और सब लोगों की कैसे नए पार्टी निकले कि आप खर्चा क्या करेंगे ये पूछते, मैंने साहब को ये नहीं पूछा कि हम्म, क्या खर्चा करेंगे। हम्म, साहब को यह पिलाया, मैंने 35,000 रुपए खर्चा किया, अभी पत्रकार परिषद जी किया, हाँ, मेरे टिकट जी को हाँ, जाहिर किया। हाँ। मैंने साहब से 2 रुपए नहीं मांगा हम्म। और मैंने उनको ये भी बोला। नहीं नहीं, आपको जिला दे दिया उन्होंने, आपके 2 रुपए की काम ना रखेंगे और कल आपको खर्चा भी करना पड़ेगा, जिला भी चलाना पड़ेगा। और तो साहब को ये भी बोल दिया मैंने, क्या मैं यहाँ पे मेरे भरोसे रहो, हम्म, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत जी नहीं जी। है, हाँ। मैं यहाँ पे सब कर लूंगा। तो आप विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, हम्म। तो कौन से? तीसरा मतदार संघ से मैं मेरा डिक्लेयर हो गया। अच्छा, त्यूसा त्यूसा विधानसभा से। हाँ, अरे बाप रे। दर्शकों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों, तीसरा मतदार संघ सुनकर मुझे एक प्रसंग याद आया। एक्चुअल मैंने भारत जोड़ो यात्रा जो चली थी राहुल गांधी जी की, पहली भारत जोड़ो यात्रा, उस समय मैंने उनके भारत जोड़ो यात्रा के प्रत्येक प्रसंग पर रिलेटेड एक बड़ी बुक लिखी थी, भारत जोड़ो यात्रा उम्मीदों की वर्षा शुभेच्छा पदौर, इस नाम से किताब लिखी थी। और वो किताब जब प्रिंटिंग होकर मेरे पास में आई तो मैं चाहता था कि वो किताब की पहली प्रत राहुल गांधी जी को दी जाए, उसके बाद में मैं उसका विमोचन करूँ। तो मैंने यहाँ के सभी जो हमारे अम्बेडकर मूवमेंट के जो नेता है सबसे बात किया। मैंने कहा उनसे कि राहुल गांधी से मिलने का मुझे थोड़े से लिंक बताइए, क्योंकि मेरी पहुंच नहीं थी वहां तक उस समय में। तो कोई राजी नहीं हुए। तो श्रीधर जी गडलिंग, इन्होंने, इनको मैंने बताया ऐसी सी बात है, तो इन्होंने कहा कि भाई यशोमती ठाकुर के यहाँ हमारे एक मित्र कार्यकर्ता है बढ़िया, सोनटक के उनका सरनेम है। नहीं तो नहीं, उनका मकेश्वर नाम। मकेश्वर, सॉरी मकेश्वर उनका सरनेम है, तो उनसे मैं बात करता हूँ। और यशोमती ताई जो उस समय कांग्रेस की महिला और बाल विकास मंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में, और विद्यमान विधायक भी है, विधायिका भी है। तो उनसे मुलाकात लेते हैं और वो राहुल गांधी टीम की ब्रिगेड की सदस्य भी है, तो उनसे बात करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, हम गए उनके घर में। घर में जाने के बाद हमें कम से कम 1.5 घंटा बैठा के रखा, और वो किताब की कापी उनके पीए के द्वारा यशोमती जी के पास में पहुंचे भी। वो किताब देखने के बावजूद तो उन्होंने मिलना भी मुनासिब समझा नहीं, मुलाकात भी नहीं हुई, बात भी नहीं हुई है। तो थक हार के हम वापस चले आए, और वापस आने के बाद में फिर हमने दोनों ने विचार किया कि अब राजू तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूँ। ये प्रसंग को देखकर आप जानबूझकर तो नहीं खड़े हैं कि भाई आपका आपका जो रुतबा है या पोजीशन है, इज्जत है, और आप पिछले 30-40 वर्षों से लीडरशिप लाइन में सामाजिक सोशल वर्क कार्य करते रहते हैं, और आपसे मिलने के लिए भी, यानी आपके बोलने पर मैं आपके साथ में आया था, और आपके बोलने पर भी वो मुलाकात न हो पाए या जानबूझकर उन्होंने किया, इसलिए तो आप खड़े नहीं है। नहीं, उन्होंने जानबूझ के किया। क्या हो गया था, यहाँ पे आनंद जगताप करके शिव होती, उस अच्छा। टाइम में फर्स्ट टाइम में ये आमदार थी यशोमती ताई, हाँ हाँ और मैं बैठा था। तो हाँ एक आर मुंदानी के विरोध में प्रकरण हुआ, उसमें सभी लोग थे, हाँ हाँ। वो मुख्याध्यापक था, हम्म, उस पर अन्याय हुआ था। हम्म, एक ही प्रकरण में 3 बार चौकसी हुई। पहले चौकसी में 1 इंक्रीमेंट बात हुआ, दूसरे चौकसी में 2 इंक्रीमेंट बात हुई, वो तकरार हुई। हाँ हाँ। और तीसरे इसमें विशेष बात से आयुक्तों के इधर से सभी राजनीति लोगों के चलते, उसमें सभी लोग हैं, कांग्रेस की भी है, हाँ और कांग्रेस से सबसे ज्यादा लोग थे उसमें। जी हाँ। वो इनके ईगो का प्रकरण था, तो इसलिए वो शिक्षक को हटा दिया और उनको विशेष बात करके धार्मिक को बदली दी दिया आयुक्त की तरफ से, और ना आयुक्त की इधर से नस्ती भी बंद करते। वो बहुत से लोगों के पास में गए, और मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा अच्छा। तो प्रकरण को मैंने हैंडल किया और उनको मैं रिटर्न भी लाया और 3 अंशों का बदन को भी कर दिया। अच्छा तो वही प्रकरण में मैं चर्चा कर रहा था। अच्छा। अब वही प्रकरण में चर्चा करने के बाद में मैडम ने पूछना चाहिए था, कोई आमदार को ऐसा नहीं कि कोई अगर चर्चा कर रहा है अंदर में तो आना चाहिए करके। मैं साहब से बोला तुमको उठते नहीं आएगा। फिर इन्होंने मुझे विनंती किया, आज दबाया दला वेटिंग था मला 2 मिनिटं द्या। अच्छा अच्छा। तो मैंने जाने दिया, वो बात नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होती है अधिकारी के पास में जाने के बाद में। मैं भी लीडर हूँ जी और मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। जी हाँ।
ठीक है मेरे पास में पैसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुझे बुद्धि नहीं जी है। और मैं तो बाबा साहब का बच्चा हूँ, फिर जी मुझे तो होंगे। हाँ, जी 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 तो क्या हूँ कि भाई को उसका भी थोड़ा गुस्सा, तो वो मेरे को नाम से जानती है, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है। अब हाँ हाँ उन्होंने जानती नहीं, ऐसा नहीं है। जब मेरे को हाथ पकड़ के बोलते भैया, तो मेरा चेहरा तो पलट लिया है ना उन्होंने। हाँ हाँ परंतु फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ था कि मेरा जिला का संगठक है हम्म नरेश चंद्र वानखेड़े करके है, अच्छा वो कांग्रेस से हार भी गए थे जिला परिषद जिला से। परिषद हाँ तो वो मेरे जिला संगठक है हम्म संगठन के। हम्म तो उन्होंने मुझे फोन करके बताया भी ताकि तिवसा मतदार संघ में अपन अपने संगठन का समर्थन देते हैं। तो हम्म, मैंने उनको बोला मेरे समर्थन देने से ना देने से वो गिरेंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं। हाँ हाँ उनका वो फर्स्ट टाइम है, आ जाएंगे बोला जी जाए। हाँ अपन दें भी तो चलता नहीं भी दिया चलता, अच्छा हाँ लेकिन संगठन का समर्थन क्या, मेरा जिला संगठन ही उसके साथ में है बोला, जी हाँ तो फिर तो चुन के आएंगे। इनडायरेक्टली आप साथ में है और चुनकर भी आए और चुनकर आप भी चुकी है हाँ, तो क्यों भैया हमारा बैनर खराब करें। मुझे हम्म नहीं लगता कि मेरा बैनर किसी के साथ में समर्थन में जाए, हम्म क्योंकि मेरा सोशल मूवमेंट है। हम्म मेरा सब लोगों के लिए मतलब काम करता हूँ, वो परिचय भी है, अच्छे अच्छे लोग जानते भी है मुझे इस बारे में। और मुझे किसी का सहारा नहीं होने के बावजूद भी मैंने बड़े बड़े प्रकरण भी किया। अच्छा 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 और आज लोग सोचते भी कि भाई ये है, तो परंतु मुझे कैसा होगा, हाँ वो मतदार संघ में 3 साल से समझो 15 साल से यशोमती ताई आमदार है। हम्म जैसे हमारे वीरेंद्र जी थे हमारे यहाँ पे आमदार, हाँ उनको भी गरूर हो गया था, हाँ तो भगवान समझने लगते। हम्म हाँ, मुझे ये नहीं कहना कि मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन फुल नहीं फुल की फागड़ी उनका जी हाँ जी वो मतदार संघ में उनको असर गिरेगा मेरे ऊपर, अच्छा क्योंकि अच्छा मेरे रिश्तेदार भी बहुत है। और ये लड़ाई रहेगी 80,000 की। अच्छा 80,000 लोग वहाँ के एससी के हमारे रिश्तेदार हैं, अच्छा हमारे समाज के लोग हैं। जी 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 और मेरा अदर में भी अच्छे हैं, मेरे को पटेल लोग देशमुख भी वोटिंग देंगे। लोग बोलते हैं हाँ जातिवादी है, ऐसा नहीं, हाँ देशमुख नहीं देंगे शायद यशोमती ताई के, लेकिन मेरे को पटेलों का वोटिंग गिरेगा, तेली अच्छा का अच्छा वोटिंग गिरेगा। मतलब हाँ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैं हम्म एससी के पुरता मर्यादित नहीं हूँ, मेरे संगठन में सिर्फ 10% लोग एससी के हैं हम्म और बाकी के लोग ये हैं। अदर ओबीसी वगैरह सब 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 सबको नहीं देता हूँ मैं, सबसे तो ज्यादा। आपका यानी तिवसा विधानसभा से लड़ना तय है बिल्कुल टिकट ही जाहिर किया ना साहब ने, अच्छा अच्छा यहाँ पे पत्रकार परिषद लिया हम्म 21 तारीख को, और साहब ने डिक्लेयर कर दिया, पत्रकारों ने पूछा भी। हाँ हाँ तो श्रीधर जी एक जो भारत जोड़ो यात्रा की जो बात निकली थी किताब की एक्चुअल लोकसभा चुनाव आया लोकसभा में जो बुलंद भाव वानखेड़े को टिकट दिलाने से लेकर जिताने तक ये पूरी जिम्मेदारी यशोमती जी ने निभाई तो और उपकार थोड़ी किया उन्होंने। हाँ नहीं सुनिए ना तो उन्होंने निभाई और उस समय में जो हम दोनों के साथ में हुआ था उनके घर पर वाक्य तो मुझे लगा कि शायद अनफॉर्चुनेटली कुछ तकलीफ हुई होगी ऐसा सोच के मैं भूल गया और फिर बाद में लोकसभा के बाद में उनका जन्मदिन आया और जन्मदिन पर फिर मैं वापस गया अकेला गया उनके यहाँ सब बहुत सारे दलित नेता बहुत सारे राजकीय व्यक्ति तो सब लोग खड़े थे और यशोमती जी को मैंने जब बुक गिफ्ट किया उनके जन्मदिन पर तो उन्होंने जैसे बुक देखी उन्होंने सबको ऐसे बुक दिखा के बुलाया और कहा कि भाई यहाँ सब ये भारत जोड़ो यात्रा है और इस किताब को मुझे पढ़ना ही पड़ेगा तो ये मेरे लिए वो पहले दिन के वाक्य का मुंह बदला मुझे ऐसा मुझे लगता है लेकिन देखो कैसा है, जिंदगी में अहंकार ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ हाँ पहली बात तो कैसे यशोमती जी ठाकुर बहुत अहंकारी है, हम्म, और दलितों को जो है, दलित तो नहीं बोलेगा मैं, अम्बेडकरी चळवळी के जो लोग हैं हाँ हाँ जो तलवे चाट सकते हैं, हाँ जैसा हाँ मतलब बहुत मतलब झुक के चल सकते हैं, उन्हीं के हाँ वो साथ देती है। हाँ जो हमारे जैसे लोग हैं जो उनको नफरत हो जाती है, क्योंकि हम सच बात करेंगे। तो इसलिए मुझे वो ऐसा था, मुझे आज तक तो मालूम नहीं था कि इतनी सी बात के लिए उसने इतना सीरियसली लिया होगा, हाँ क्योंकि मैं लीडर हूँ जी और हाँ मैं भी कोई बात की लीडिंग कर रहा हूँ। अब कैसे उसमें देशमुख की है, मैं सीधे बोलता ठाकुर हाँ की, हाँ और उन्होंने वो बात को निगलेक्ट किया, वो ही मुझे गुस्सा है। अच्छा मैं सही बोलता हूँ, पर मुझे गुस्से से उनसे कोई नाराजगी नहीं है, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं अब ये तो लोकतंत्र है ना आप तो खड़े रह सकते हैं और मुझे पार्टी है, हाँ, मेरे आपकी को उस पार्टी पर है कोई नाराजगी के हिसाब हाँ से नहीं है। मुझे पत्रकारों ने भी ये बताया था कि आपने तिवसा मतदार संघ क्यों चुना। नहीं तो आपका तो गाँव है ना वहाँ नहीं, मेरे मतलब मुझे एक बात बोलता, मेरे ससुराल भी उधर ही है, मेरे हाँ रिश्तेदार भी उधर है, जवाई उधर है, लड़की उधर,
यानी सब वो मतदार संघ में। हर चीज विधानसभा मतदार संघ में होने के बाद आप तो खड़े रहने के पात्र है ही ना। आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। और लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप तिवसा के अलावा अमरावती में जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उसमें एक दूसरी चर्चित सीट जो है बडनेरा विधानसभा की, रवि राणा जहाँ के 3 बार के विधायक रहे हैं, तो बडनेरा के बारे में आपके क्या ख्याल है? बडनेरा का ऐसा है, देखो पहली बात तो मैं रवि राणा को पहले ये बात बोलूंगा कि वो अच्छा आदमी है। मैं एक बात बताता हूँ, आप दोनों का फर्क देख लेना। अभी ये जो कंपटीशन करते ना, इसलिए बोलता हूँ। हाँ, रवि राणा के घर को कोई भी जाए, रवि राणा के विरोध में भी खड़ा रहा मैं, पैसे नहीं दिए, आपको वो मालूम है सब। हाँ, परंतु मैंने फिर उसको उसकी मनुष्य की देख के जैसा, मतलब उसने हाथ जोड़ के अपने को विनती किया ना भाई, और मैंने बोला पैसे की कोई कीमत नहीं है, अपन पैसे के लिए तो कोई सोचती नहीं। तुम आप मेरे साथ में थे उस टाइम, मैं था 2019 की बात, और आपके भी संबंध बहुत अच्छे थे रवि राणा जी से। नहीं, मैं रवि राणा जी के पार्टी में था, 2 साल रहा उनके साथ, लेकिन वो बीजेपी समर्थन की वजह से मैंने 2014 से छोड़ दिया उनको, क्योंकि मैंने उनको कहा भी आप बीजेपी विचारधारा के हो जाएंगे उस दिन हम छोड़ देंगे। और उसके बाद से मैं रवि राणा जी से मुलाकात हुई नहीं है मेरी। लेकिन आपको क्या लगता है बडनेरा में रवि राणा की जीत के चांसेस कितने हैं? अभी जो परिस्थिति चली है, नवनीत राणा का हनुमान चालीसा, या फिर इनका बीजेपी का जो झुकाव है, हिंदुज्म को इतनी कट्टरता से निभा रहे हैं, और ये लाडली बहना योजना की भी के जो कार्यक्रम हुआ सांस्कृतिक भवन में, मुझे एक बात लगता तो उसमें उन्होंने रवि राणा जी ने ये भी कहा कि भाई आपको सरकार ने 3,000 रुपए दिए है लाडली बहना योजना के रूप में भाई की ओर से, लेकिन अगर आपने चुनाव में आशीर्वाद नहीं दिया तो वो 3,000 रुपए निकालने की ताकत भी आपके भाई के हाथ में। ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ऐसा कैसा है, अफवाह भी हो सकता है। मैंने नहीं, देखिए, नहीं अफवाह नहीं है, बाकायदा वीडियो क्लिप है, पेपर में कटिंग्स है, और यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया पर आ चुका है, और सांस्कृतिक भवन में कार्यक्रम था। अच्छा, ये मुझे आइडिया नहीं है। मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं शुरुआत बताता हूँ उनकी वाली कि मुझे गरीबों का ज्यादा तो वही लगता है। सुनो मेरी बात। हाँ, ठीक है, उनका नेचर अब कैसा है, राजनीति में कुछ दिनों के बाद में बदल जाता है। उसको तो सबसे ज्यादा रवि राणा को दलितों का और मुस्लिम लोगों का बहुत समर्थन रहा, और रवि राणा जी को मैंने कभी दलितों के और मुस्लिमों के विरोध में कभी बोलते हुए सुना नहीं। ठीक है, उनकी पत्नी जो है बीजेपी के है, उन्होंने पहले से समर्थन दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस सबका समर्थन के साथ में चुन के आए थे उनके। अब वो दलित एससी है तो वो तो बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा के साथ में नहीं चल सकती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन रवि राणा जी एक गरीबी में से आए, वो भी अच्छा नहीं, वो भी तो गरीबी से ही निकले है ना, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। उनका शुरुआती काल आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। उनके लड़कपन का जो काल था, या किशोर वयीन जो काल था, या युवावस्था का जो काल था, वो भी संघर्ष में ही था। उन्होंने भी बाकी काफी कष्ट झेलकर ही इस ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, जो विचारधारा वो चेंज करती है, बीजेपी में जाने के बाद, बीजेपी को समर्थन देने के बाद उनकी विचारधारा चेंज हुई है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, अब ऐसा बोलेंगे तो देखो, अभी मैं उनको अभी भी अपक्ष ही समझता हूँ। अच्छा, उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन उनकी मिसेस ने तो बाकायदा लोकसभा बीजेपी की टिकट पर लड़ी है। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि कांग्रेस का राष्ट्रवादी में जाता है, राष्ट्रवादी का बीजेपी में जाता है, इनको वो जरूरत नहीं है। अब इस समर्थन के साथ में जब मतदार संघ का या अपना भी विकास करना है, मैं सीधा बोलता हूँ, मैं रवि राणा को बीजेपी का बिल्कुल समझते नहीं। उन्होंने समर्थन दिया होगा, तो समर्थन अपक्ष आने के बाद में हमारे बच्चों को नहीं दिए क्या? जी हाँ, बच्चों को ऊपर आने वाला था, उनका भी नहीं, अभी कैसे अपक्ष आने के बाद में कैसा है कि काम करने के लिए किधर ना किधर झुका होना, मैं उससे नाराज नहीं हूँ बात से। लेकिन जो उनके पत्नी ने जो ये बात नहीं करना चाहिए था कि दलितों का, मतलब दलितों से ज्यादा बहुत अम्बेडकरी चळवळी लोग का, और 18 पगड़ जो हमारे ओबीसी की है, और उसमें पिछले बार में वो तो चुन के आए, तो आधे तो शिवसेना के लोगों ने चुन के लाए, शिवसेना बीजेपी के लोगों ने। और मुझे हकीकत काल में, क्योंकि मैं बडनेरा से खड़ा था, आप खड़े थे ना, आप खड़े थे, और मैंने शिवसेना के 4 लोगों को फोन किया था कि प्रचार के लिए पैसे भेजो, अगर संजू वो होते तो भेज देते थे। ये तो मेरे को बैठने के लिए पैसे दे रहे थे ना। अच्छा परंतु मुझे जब ऐसा लगा कि नहीं, ये तो लाने के लिए है, जो शिवसेना के कट्टर लोग थे
जिनसे मैंने बात किया, हम्म, अरे लाने वाला आदमी कैसा रहता, बोलते भाई कम होने को ना, हमारे को मालूम था उस टाइम के दलितों जी के जी। वो उनको जाने वाले, मतलब भाई एससी के वोट जाने वाले। कहने का मतलब आपके आपकी जो विचारधारा या विचार है रवि राणा जी के प्रति, ऐसा लग रहा है कि रवि राणा जी को खतरा नहीं है बडनेरा से, कंफर्म? मुझे ये लगता है कि मैं ये नहीं बोलता कि मेरा समर्थन नहीं उनके साथ में, मैं बातचीत भी नहीं मेरे वाली कभी, हाँ। लेकिन ये कैसा है क्या, दबे कुचले लोगों के लिए चलो ऊपर के पॉलिटिकल में उनको विरोध किसका है, सामान्य आदमी का है क्या? कोई बौद्धों के लोगों का गलत किए क्या उन्होंने? नहीं। हमारे साथ में, हम जब बौद्धों के साथ में हमारी लड़ाई उसके साथ में जारी है, हम लोगों ने बलवंत बहू के साथ में रह के हमने कांग्रेस को वोटिंग दी कि बलवंत बहू को वोटिंग दी। हालांकि बलवंत बहू से मैं बात भी नहीं करता था पहले, मतलब कैसा है क्या, मुझे नहीं पता था, लेकिन आखिरी बात ये है कि उनका जो स्वभाव है खुद होके बोलते हैं। मैं फैन हूँ आदमी का, वो काम ना करे, दुनिया क्या बोलती है, चलो राजकारण में बड़ा भी है बनना है तो जरा सा छोटा बन के भी चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास तो होता ही है नहीं। जी जी। उन्होंने यशोमती ने उनको जो कहेगा आर्थिक आर्थिक सब जो मदद किया, उसके लिए वो हकदार भी है उसके साथ में, क्योंकि भाई उसने पैसा लगाया, जी हाँ। बलवंत साहब ने किया। हाँ। और हम वो लोग जो खुद बोलते होंगे भाई ये ऐसे वैसे है, लेकिन बलवंत जी से मेरा लगाव है, हाँ। और मैं उनके साथ में हूँ, वो कैसे भी रहे, वो हमारे है। वो हमारे नहीं, मतलब जात के हिसाब से नहीं बोल नहीं नहीं, हमारे हैं, मतलब अच्छे व्यक्ति है इसलिए हमारे हैं। रहा। हाँ, क्योंकि मुझे कैसा है कि जो झुक के मतलब जो नम कर बात हाँ, करते हैं, नम्र सभा का मैं यशोमती से भी वही चाहूंगा, क्या वो झुक के रहे, मतलब नहीं, मुझे लगता है लोकसभा का जो, अहंकार ना करे कोई हाँ, लोगों नहीं से। नहीं, लोकसभा का जो चुनाव था वो यशोमती जी का अहंकार उसमें मर चुका है या मार दिया गया। यशोमती वाकई में लोकसभा के बाद में चेंज हो गया, ऐसा मुझे लगता है, मैं पर्सनली मिला हूँ। ये लोगों का लेकिन चेंज होने का यही हाँ। नहीं। अभी तुमको मैं वीरेंद्र की बात बताता हूँ, वीरेंद्र जगताप, पिछले बार में प्लानिंग ही फुल था, और मुझे खूब मतलब मुझे एक जने का फोन आया, मैंने उनको बताया, वो बोले गांव में साथ दो तालुके में नहीं होना के, उससे ज्यादा फर्क गिरा। कैसे हो जाता, हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, थोड़ी ना थोड़ी हमारी इज्जत होंगी ना भाई। वाह वाह। 10-50 लोग बदलाने की ताकत रखते हैं आज भी, जी क्योंकि खर्चा भी करने की ताकत रखते हैं। मेरे जी पास कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं 1 लाख रुपए खर्चा करूंगा पलटाने के लिए, मेरा आज काम रहता है। वार्ड में भी वैसे ही है। अच्छा। मैं कोई उम्मीदवार से पैसे नहीं बनता, मेरा वो धंधा नहीं है। अब ये तीसरी तीसरी जो सीट, जो चर्चित सीट है, वो बलन भाऊ वानखेड़े का जो विषय निकला है, उनका ही जो विधानसभा क्षेत्र था इससे पहले, दरियापुर विधानसभा क्षेत्र। अब दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में से लड़ने के लिए आम्बेडकरी मूवमेंट के जो अमरावती रहवासी है या फिर बाहर के हैं, वो दरियापुर में जाकर लड़ना चाहते हैं। गुणवंत देवपारे, रामेश्वर प्रियंकर, है ना, यहाँ तक कि वंचित वाले या फिर अलग अलग पार्टियों के, वो अमरावती छोड़कर, अचलपुर छोड़कर, बडनेरा छोड़कर, तिवसा छोड़कर, चांदोर रेलवे क्षेत्र छोड़कर दरियापुर में लड़ना चाहता है। ऐसा इसका कारण क्या है? क्या है कि कांग्रेस के पक्ष में एक ही सीट है एससी की, और लोगों को मालूम है कि ओपन में हमको सीट मिलेगी। अच्छा। अब उसमें हौसे सभी रहते हैं, हम्म। और उस टाइम में अगर गोविंद साहब बराबर विचार करते थे तो उस टाइम में आमदार बन जाते थे। हाँ, उस सीट पर मेरे ख्याल से गवई साहब के आरपीआई का ही दावा सही लगता है, आज भी लगता है। गोविंद साहब मतलब बलवंत जी वानखेड़े पहले उन्होंने उस टाइम में 25,000 अपक्ष में लिया, जी हाँ। और रामेश्वर जी अभ्यंकर खड़े थे, उन्होंने भी 20-21 हजार 20,000 लिया। तो इनका जो है क्षेत्र है अंजनगांव सूर्य जी के साइड का, मतलब रामेश्वर जी का, और बलवंत बहू का, परंतु दोनों की तुलना में मुझे बलवंत बहू अच्छे लगते हैं। जी जी जी। नहीं, अभी तो विधानसभा की बात चालू है ना। नहीं, परंतु अब कैसा है क्या, बलवंत वानखेड़े जी के नजदीक का आदमी जाए, हाँ। गुणवंत देवपारे जी मेरे रिश्तेदार है, आपको बता। अच्छा अच्छा। हाँ। अब यहाँ पे कैसा हो गया कि कांग्रेस की उम्मीदवार जो है यशोमती जी ठाकुर, ये वहां पे कैसे पोट जात का राजकारण का बैलेंस कर रहे उसके मतदार संघ के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई बलवंत बहू के इधर के इससे ये लोग होंगे, और गुणवंत देवपारे जी मेरे रिश्तेदार है, इसकी भी वजह से वो बैलेंस कर रही। लेकिन जो अचलपुर मतदार संघ है, वहां से तो मुझे ऐसा लगता है कि बलवंत बहू ने भी सोचना चाहिए, लगे तो भला ही घर का कैंडिडेट दे दो, मुझे उसके कोई ये नहीं है, लोग बोले क्या बोलने का है तो। लेकिन कांग्रेस की उम्मीदवारी ऐसा है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जैसा मतलब बाहर से देने के बजाय कम से कम वहाँ के रिश्तेदार तो लगेंगे भैया। जी हाँ जी। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि गुणवंत देवपारे जी अच्छे नहीं, वो अच्छे, तिवसा में बहुत लोग हैं,
जी हाँ। त्यूसा के टिकट दे देना चाहिए, हम्म। परंतु इनके खुद के सीट के लिए हाँ। ऐसा मुझे मालूम गिरा भाई कि बलगुणवंत देवपारी जी की फील्डिंग चालू है यशोमती ताई की तरफ से, अच्छा और अच्छा। बलवंत भाऊ भी हो बोल रहे हैं। बलवंत भाऊ तो उनके खिलाफ में बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने लोकसभा की टिकट भी उसके लिए लाया, उसमें लेकिन 100% यशोमती मैंने ताई का। पिछले लोकसभा से पहले ही ये सुना था कि यशोमती जी ने और कांग्रेस की ओर से शब्द दिया गया है रामेश्वर भाऊ अम्बेडकर को, हम्म, और रामेश्वर भाऊ अम्बेडकर पिछले दो बार वहां से लड़े थे आरपीआई गवर्नमेंट की ओर से, और उन्होंने बाकायदा 20-21 हजार ऐसे उन्होंने वोटिंग भी लिया है, यानी सेकंड पर थे। तो नहीं, सेकंड पर बलवंत भाऊ थे। हाँ, वो कैप्टन अभिजीत अरसुल, वो 35,000 पर ही सीट आई थी। हाँ ना, तो ये 35,000 अभिजीत अरसुल को थे, उसके बाद में बलराम बाबू 25-26 थे, इनको 20-21 थे, यानी इतना ही डिफरेंस था। लेकिन अभी जो लोकसभा का जो दृश्य जो बना है, और रामेश्वर भाव को जो शब्द दिया था, तो रामेश्वर भाव का पलड़ा भारी है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे कैसा लगता है, रामेश्वर घोष से तो मैं बात भी नहीं करता ना, जी। उन्होंने कभी बात की है, और वो तो इतने बड़े नेता रह चुके हैं आरपीआई के। नहीं, और मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, और वो बहुत ही शालीनता से उन्होंने इंटरव्यू दिया, जवाब दिया, और उन्होंने अपनी दावेदारी नहीं ठोकी इंटरव्यू में, यहाँ बताया नहीं, लेकिन जो उनकी मेहनत चालू है और पिछले जो अनुभव है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस को उनको टिकट मिलना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है? तो मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं वहां पे इसलिए बात नहीं करूंगा, हम्म। क्योंकि रामेश्वर वो भी समाज के लोग हैं, हाँ। एससी के लोगों को मिलना है। हाँ। वहां पे आपको क्यापो साहब की भी या फिर आपकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़ा कर रहे कोई? नहीं, मैं एससी में शायद नहीं करूंगा उधर से। अच्छा अच्छा अच्छा। जो भी आएगा मेरा भाई बंद आएगा, और अगर वो ओपन रहता तो मैं 100% देता था, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं मतलब दूसरे उम्मीदवार चालू है मेरे वाला अच्छा एससी अच्छा के देने की बताए। अच्छा। चांदू रेलवे से अभी समझो मैं एक कैंडिडेट आया मेरे पास में तेली समाज का, मैं उसको देने को आप तिवसा और चांदू रेलवे दोनों को यानी टारगेट कर रहे हैं? नहीं, मेरा चांदू रेलवे यानी से टारगेट नहीं, मानस आपका है कि तिवसा और चांदू रेलवे से ताकत से लड़ जाए, क्योंकि वो दोनों मतलब आपके कर्मभूमि, जन्मभूमि, सब कुछ उसी क्षेत्र से आता है, इसलिए आप ज्यादा उधर ध्यान कर रहे हैं। तो पहली बात तो कैसा है कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, राजनीति जातिवादी है, हाँ। कितना भी आप बोलेंगे तो नहीं है। और मैंने इस टाइम में लोकसभा में कई पटेलों के दिल से मतलब बात से ये बात सुना की बा तुम्ही बा मुसलमान बौद्ध बरोबर मतदान करा, मला नाही पाहिजे म्हणे, माने पण आम्हाला अच्छा। बौद्ध चालत नाही। मैं ऐसा सवेरे मॉर्निंग में आप अच्छा अच्छा ने भी बोला, मैं सवेरे ऐसे नहीं बोलता बलवंत जी वानखेड़े को, लेकिन भाई बलवंत वानखेड़े चुन के आए, इसलिए हमारे जो बलवंत भाई के रिश्तेदार लोग हैं, मेरे रिश्तेदार, इसलिए भाई उनका समर्थन करे, ये योग्य नहीं है। अच्छा अच्छा। और मुझे तो ये लगता है, मैं खुला बोलता हूँ, अगर बलवंत जी वानखेड़े को हमारे समाज के लोगों ने सोचना चाहिए कि बलवंत वानखेड़े को आजाद करना है तो यशोमती ताई को गिराना पड़ेगा। अच्छा, और ऐसे ऐसे विचारधारा शुरू है? नहीं, मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ आपकी ओर से? अच्छा। और मेरे को मतदान देके भारी मत से मेरे को जिताना चाहिए, मेरा ऐसा कहने का मतलब है हमारे समाज के लोगों को। और ये तो जो दबे कुचले लोग हैं जिनको जो उनके पास में जाते नहीं, और मुझे तो गारंटी है कि मैं दोनों उम्मीदवार को हरा के वापिस जीत के आऊंगा। अच्छा अच्छा, चलो आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, ये थे सिरदार जी गडलिंग साहब। जय हिंद जय भारत पार्टी जो नेशनल लेवल पर है, अमरावती जिलाध्यक्ष है, उनकी खुद की पार्टी जनशक्ति महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी पार्टी है। इससे पहले पीरीपा में भी थे, पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि जोगेंद्र जी कवाड़े की पार्टी मानी जाती है। और सबसे विश्वासु उस समय में जो थे कवाड़े साहब के सिरदर जी ही थे। तो बहरहाल देखते हैं उनका अगला कदम क्या होता है। अभी तिवसा से उन्होंने तार ठोकी है, चांदू रेलवे में भी तार ठोकने की बात कर चुके हैं, बडनेरा में उन्होंने रवि राणा जी के बारे में अच्छी बातें कही है, और दरियापुर का तो आपने सुना है। उसके बाद में बलन भाव वानखेड़े को अगर अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छा काम करना है, या समाज के लिए काम करवाने के लिए तैयार करना है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि यशोमती के जाल से उन्हें मुक्त होना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी इस बारे में क्या होता है, क्योंकि बलन भाव वानखेड़े, मुझे नहीं लगता है कि यशोमती की जाल में फंसे हुए, या यशोमती ने अपने जाल में उनको फंसाया होगा। ऐसा होता नहीं। सॉरी, ऐसा मत बोलो। मैंने ये नहीं बोला कि उनको अगर आजाद करना है। कैसे आजाद बोले तो देखो कैसा है, यशोमती ताई ने उनको पैसे भी लगे, सीधी बात होता है। वहाँ पे मोमेंट वो उनकी मेहरबानी लाने में 100% उनका योगदान है।
और चुन के लाने में मदद भी करने के लिए उनके तरफ से प्रयत्न किया है। इसलिए तो हमारे भाई तो बर्डन में रहेगी ना भाई, सुनना पड़ेगा ना। नहीं, सुनना और पड़ेगा। लेकिन गिर गई तो हाँ। थोड़ा सा बाइक चलती रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए चलो दोस्तों, ठीक है, तो काफी लंबी बातचीत हो गई और अच्छी चर्चा हुई और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करना है सिद्धेश्वर जी गडलिंग से सीखा जा सकता है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जो अभी पिछले 5 वर्षों जो सीखा, हम साथ में रह के इनसे ही सीखते आया हूँ और हमारे चैनल के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है, हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। और मैं चाहता हूँ कि वो तिवसा से खड़े रहे और खड़े रहने के बाद जीत तो ठीक है, मुमकिन है नामुमकिन है वो तो समय तय करेगा, लेकिन हमारी उनकी जीत के प्रति हार्दिक शुभकामनाएं है और हमारे चैनल की ओर से आपको अभिनंदन भी करता हूँ कि आप जिलाध्यक्ष बन के अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपका अभिनंदन हमारे चैनल की ओर से हुआ नहीं था और आज ये पहला ही आपका इंटरव्यू है और भविष्य में आपके इंटरव्यू होते रहेंगे, चर्चा होते रहेंगी, बातचीत होते रहेंगी। और आप जब भी कोई प्रचार वगैरह करेंगे तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को विजिट दीजिए। और इसी के साथ में दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।